कभी कभी जिंदगी हमें खुद के साथ बैठने पर मजबूर कर देती है और वो खामोशी किसी भीड़ से भी ज्यादा शोर करती है। हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि हम उस शोर से भागने के लिए करते क्या है, हम और ज्यादा भीड़ और ज्यादा शोर इकट्ठा कर लेते हैं। सही। हमें लगता है कि बाहरी आवाजें हमारी अंदर की आवाज को दबा देंगी। लेकिन वो बस कुछ देर के लिए ही होता है ना। हाँ, आखिर में सामना तो खुद से करना ही पड़ता है। और आज हम इसी सामना करने की कला पर बात करने वाले हैं। हमारे पास रेणुका गावरानी की किताब एकांत आत्म प्रेम की कुंजी के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम एक बहुत ही कम समझे जाने वाले कौशल को समझने की कोशिश करेंगे। अकेले रहना। हाँ, अकेले रहना, बिना खालीपन महसूस किए। ये अकेलेपन के डर के बारे में नहीं है, बल्कि एकांत की शक्ति को खोजने के बारे में है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही समझना है कि कैसे एकांत, जिसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं, वो आत्म खोज और आत्म प्रेम का एक पावरफुल जरिया बन सकता है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि एकांत मतलब सॉलिट्यूड और अकेलापन लोनलीनेस, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अकेलापन एक मजबूरी है, एक कमी का एहसास, जबकि एकांत वो एक चुनाव है, एक ताकत है। सही कहा। और लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ शुरुआत करते हैं, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की नींव है। अच्छा। अगर आप अपनी ही संगत का आनंद नहीं लेते, तो आप हमेशा ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते। चलिए इसी विचार की परतों को थोड़ा खोलते हैं। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये एक आईना दिखाने जैसा है। इसका मतलब है कि अगर हमारा आत्ममूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कोई हमें मैसेज कर रहा है या नहीं, या कोई मिलने बुला रहा है या नहीं, एग्जैक्टली, तो हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। और जब तक वो रिमोट हमारे पास वापस नहीं आता, हम हमेशा एक बेचैनी में रहेंगे। और इसी बेचैनी से हमें बचाने के लिए किताब का पहला सबक है, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में किसी मंत्र जैसा लगता है। क्या है वो? वो कहती हैं, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है जब हमारा फोन हमें लगातार बता रहा हो कि हम क्या क्या मिस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अकेलापन हमें यही कहानी सुनाता है कि देखो बाकी सब कितने मजे कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं, और हम अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के संघर्षों की तुलना उनकी छुट्टियों की तस्वीरों से करने लगते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत नहीं सकता। मुझे याद है एक बार मैं वीकेंड पर घर पर थी, थोड़ा थकी हुई, और मैंने इंस्टाग्राम खोला। सब कहीं घूम रहे थे, पार्टियों में थे। एक पल को मुझे लगा, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है। वो तुलना का जाल बहुत असली महसूस होता है। और किताब इसी चीज को सिर्फ जाल नहीं बल्कि एक जेल कहती है। जेल। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जेल इसलिए क्योंकि आपको अपनी यात्रा और अपनी गति से दूर कर देती है। आप दूसरों के बनाए मानकों में कैद हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं। और इसी जेल को तोड़ने के लिए किताब एक चाबी देती है। वो याद दिलाती है, अगर आप हील कर रहे हैं तो आप पीछे नहीं हैं। अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप देर से नहीं हैं। ये लाइन तो समाज के बनाए टाइमलाइन के दबाव को पूरी तरह से हटा देती है। बिल्कुल, कि इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र तक करियर सेट हो जाना चाहिए। हाँ। हीलिंग और ग्रोथ की अपनी गति होती है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। नहीं, ये एक मैराथन है और शायद इसकी कोई फिनिश लाइन भी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब कोई ये समझ लेता है तो वो उस जेल से बाहर आने लगता है। हाँ, तब अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक जरूरी पड़ाव लगने लगता है। हाँ है। वो खालीपन जो महसूस होता है उसका क्या? हाँ, और किताब का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। अच्छा। और वो जवाब बहुत गहरा है। किताब कहती है, एकांत पहचान बनाता है। जब कोई लोगों का पीछा करना बंद कर देता है, चाहे वो ध्यान के लिए हो, मान्यता के लिए हो, या सिर्फ अकेला महसूस न करने के लिए हो, तो वो असल में खुद को खोजना शुरू कर देता है। एक मिनट, तो किताब ये कह रही है कि लोगों का पीछा करना बंद करने से ही आप खुद को पाते हैं। ये तो हमारी सामाजिक प्रोग्रामिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें तो सिखाया जाता है कि नेटवर्क बनाओ, लोगों से मिलो। ये विरोधाभासी लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज से कट जाएं। इसका मतलब है कि आपकी प्रेरणा बदल जाती है। प्रेरणा कैसे? देखिए, बाहरी मान्यता, लाइक्स, कमेंट्स, तारीफें, ये सब इतना शोर करती हैं कि हम अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। सही। एकांत उस बाहरी शोर का वॉल्यूम कम कर देता है। ये उस शांत कमरे की तरह है जहां आखिरकार अपनी सोच को, अपनी सच्ची इच्छाओं को साफ-साफ सुन सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस शांत कमरे में जो आवाज सुनाई दे वो हमें पसंद ना आए?
अगर वो सिर्फ हमारी चिंताएं हों, हमारी असुरक्षाएं हों? कई बार लोग इसी शोर से बचने के लिए तो अकेले नहीं रहते। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और किताब इसका जवाब देती है। वो कहती है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा। शुरू में आपको अपनी सारी अधूरी बातें, सारे डर सुनाई देंगे। लेकिन अगर आप वहां टिके रहें, तो धीरे धीरे आप उस शोर के पार सुनना शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा? आप ये सीखना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा खत्म करती हैं और कौन सी चीजें आपकी आत्मा को पोषित करती हैं। मतलब ये एक तरह का फिल्टर लगाने जैसा है। आप समझने लगते हैं कि किस दोस्त से मिलकर आप थकावा महसूस करती हैं और किसके साथ 10 मिनट बात करके भी आप एनर्जी से भर जाती हैं। को गहरी बातचीत पसंद है, या शायद आपको दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में अपनी अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। आप अपनी सीमाएं तय करना सीखते हैं, और यही सीमाएं, यही पसंद नापसंद आपकी असली पहचान बनाती हैं। ये एक धीमी लेकिन बहुत मजबूत प्रक्रिया है। तो अपनी पहचान खोजने का मतलब है अपनी ऊर्जा को समझना और उसे सही जगह लगाना। ये अपने आप में एक तरह की हीलिंग लगती है, लेकिन हम अक्सर हीलिंग को एक बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, कुछ बहुत बड़ा, बहुत नाटकीय। हाँ, हमारी आम धारणा यही है कि हीलिंग का मतलब है रोना, अपनी भावनाओं के बारे में बात करना, जर्नलिंग करना, और ये सब जरूरी हिस्से हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किताब कहती है कि हीलिंग का एक और रूप है जो बहुत शांत है, और तीसरा खंड इसी के बारे में है। हीलिंग शांत होती है, शोर नहीं करती। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। बताइए। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है किसी को ब्लॉक करना, जवाब ना देना, चुप्पी चुनना, खुद को साबित करने के बजाय शांति चुनना। ये विचार बहुत मुक्त करने वाला है ना? क्योंकि हम पर हमेशा क्लोजर पाने का दबाव होता है। हमें लगता है कि हमें उस व्यक्ति से बात करनी होगी जिसने हमें चोट पहुंचाई है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ, एक सफाई मिल जाए। पर स्रोत का तर्क है कि आपको उन लोगों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आपको तोड़ा है। ये ब्लॉक करो, जवाब मत दो वाली बात सुनने में तो बहुत सशक्त लगती है, लेकिन क्या ये हमेशा संभव है? अगर वो इंसान आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो या ऑफिस का सहकर्मी, आप उन्हें पूरी तरह से कैसे ब्लॉक कर सकती हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और यहाँ ब्लॉक करने का मतलब सिर्फ फोन से ब्लॉक करना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है मानसिक और भावनात्मक रूप से ब्लॉक करना। आप शारीरिक रूप से उस व्यक्ति के आसपास हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी शांति को उनके नाटक में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। मतलब आप उन बहसों में पढ़ना बंद कर देते हैं जहां आपको पता है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली। आप अपनी ऊर्जा को बचाने का एक सचेत निर्णय लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को सही साबित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। हमारी प्रवृत्ति तो लड़ने की होती है। बिल्कुल, और यही असली काम है, अपनी शांति को अपने अहंकार से ज्यादा महत्व देना। ये एक शांत लेकिन बहुत गहरा आत्मसम्मान का कार्य है। जब आप ये तय करते हैं कि आप किसी जहरीली बातचीत में शामिल नहीं होंगे, हाँ, तो आप अपनी ऊर्जा को हीलिंग में लगा रहे होते हैं, न कि और ज्यादा घाव बनाने में। तो हीलिंग हमेशा टकराव नहीं होती। कभी कभी हीलिंग सिर्फ दूरी बना लेना होती है। तो हीलिंग का मतलब है टकराव से बचकर शांति चुनना। लेकिन ये शांति बनाए रखना, ये अपने आप में एक चुनौती है, खासकर जब बाहरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो। क्या ये शांति सिर्फ एक भावना है या इसे एक कौशल की तरह सीखा जा सकता है? और यहीं पे किताब हमें अपने चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक पर लाती है। और वो क्या है? शांति एक कौशल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें तब मिलती है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम मुश्किल समय में अभ्यास करते हैं। ये सोच तो पूरी धारणा को ही बदल देती है। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा रिश्ता होगा, तब मुझे शांति मिलेगी। हाँ, पर किताब कहती है शांति तब आती है जब आपकी आंतरिक दुनिया बाहरी अराजकता से ज्यादा मजबूत हो। मतलब शांति बाहर नहीं, अंदर बनानी है। हाँ, ये एक आंतरिक किला बनाने जैसा है। और उस किले की ईंटें क्या है? वो वही हैं जिनके बारे में हमने बात की। आत्मजागरूकता जो एकांत से आती है, सीमाएं जो शांति हीलिंग से बनती हैं, और आत्म प्रेम जो दूसरों का पीछा करना बंद करने से पैदा होता है। बिल्कुल। जब आपके पास ये किला होता है तो बाहर तूफान आ सकता है, लेकिन आप अंदर सुरक्षित और शांत रहते हैं। लेकिन हम इस शोर भरी दुनिया में चुप्पी से दोस्ती कैसे करें? हम तो सन्नाटे से इतना डरते हैं कि उसे हमेशा किसी न किसी चीज से भर देते हैं। म्यूजिक, पॉडकास्ट, फोन कॉल्स। सही बात है। और किताब कहती है खामोशी खाली नहीं है,
खामोशी वो जगह है जहां समझ बढ़ती है। कोई इस समझ तक पहुंचना कैसे शुरू कर सकता है? इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से हो सकती है। दिन में सिर्फ 5 मिनट, बिना फोन, बिना टीवी, बस बैठें। शुरू में हजारों विचार आएंगे, आने दे, उनसे लड़े नहीं, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। धीरे धीरे उन विचारों के बीच आपको छोटे छोटे शांत लम्हे मिलने लगेंगे। वही खामोशी है। और वहीं पर आपको अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू होते हैं। हाँ, क्योंकि आप आखिरकार सवाल सुनने के लिए पर्याप्त शांत हो जाते हैं। तो इन सभी विचारों को अगर हम एक साथ देखें, तुलना की जेल से बाहर आना, एकांत में अपनी पहचान बनाना, शांति से हील करना और शांति को एक कौशल की तरह विकसित करना। तो आखिर में हमारे हाथ में क्या आता है? किताब का अंतिम निष्कर्ष क्या है? अंतिम निष्कर्ष ये है कि अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं किया जाता या आप में कोई कमी है। इसका मतलब कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और वो ये है कि आपने आखिरकार गलत तरह के प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर दिया है। सही। आपने उन लोगों या स्थितियों से मान्यता मांगना बंद कर दिया है जो आपको कभी वो नहीं दे सकते जो आपको वाकई चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। ये आत्म प्रेम का एक स्तर बनाने के बारे में है, अपने लिए एक ऐसा आधार बनाने के बारे में है जो इतना मजबूत हो कि उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ना हो। और जब आप ये कर लेते हैं तो स्रोत एक बहुत ही सुंदर वादा करता है, एक दिन कोई आपको उस प्यार के स्तर पर मिलेगा जो आपने अपने लिए बनाया है। मुझे ये विचार बहुत पसंद है। ये किसी के आने और आपको पूरा करने का एक पैसिव इंतजार नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव निर्माण प्रक्रिया है। हाँ। आप पहले खुद को पूरा करती हैं, अपने लिए प्यार का एक ऊंचा मानक तय करती हैं, और फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करती हैं जो उस मानक से मेल खाता हो, न कि किसी ऐसे को जो आपके खालीपन को भरे। सही कहा। ये भीख मांगने से बदलकर आकर्षित करने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो आप कम में समझौता नहीं करते। सही। आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आपके विकास का समर्थन करता है, उससे रोकता नहीं है। और अंत में एक यादगार पंक्ति जो इन सभी विचारों को एक साथ बांध देती है। अकेला होना अकेलापन नहीं है, अकेला होना संरेखण है, अलाइनमेंट। संरेखण यानी जब आपकी सोच, आपके काम और आपकी भावनाएं सब एक ही लाइन में हों। ये एक बहुत ही पावरफुल स्थिति है। हाँ, जब आप संरेखण में होते हैं तो आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन आप अकेलापन महसूस नहीं करते। आप पूर्ण महसूस करती हैं। बिल्कुल। ये वो शांति है जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आप अपने लिए सही रास्ते पर हैं, भले ही उस रास्ते पर आप अकेले चल रही हो। ये उस शांति की भावना है जो बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होती। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। अगर अकेले होना अपने सच्चे स्व के साथ संरेखण में आना है, तो सवाल ये नहीं है कि कोई सही व्यक्ति कब मिलेगा। शायद असली सवाल ये है कि इस हफ्ते हम अपनी जिंदगी से बाहरी या भीतरी शोर का कौन सा एक छोटा सा हिस्सा कम कर सकते हैं, ताकि हम खुद को थोड़ा और साफ साफ सुन सकें।